हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू स्टडी 26। और आज हम अपनी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके बताऊंगी। और मैं आपको पहले ही इस वाले क्वेश्चन पेपर में से 6 क्वेश्चन डिटेल्ड करा चुकी हूँ। और जो बच्चे 4 क्वेश्चन थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो वो 6 क्वेश्चन हैं वो हर बार आपके रिपीट होते हैं, और बचे 4 क्वेश्चन, तो उन 4 क्वेश्चन को हर बार अलग दिया जाता है। हालांकि 10 के 10 क्वेश्चन जो है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट के पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बाकी बातें करेंगे। तो मैंने यहाँ पर बीए प्रोग्राम 3rd ईयर का 5th सेमेस्टर का जो है क्वेश्चन पेपर लिया है। और आप कंफ्यूज मत होना कि हम सोल के बच्चे हैं, मैमे के बच्चे हैं, हम लोग कैसे मतलब कि कंटिन्यू करेंगे इस वाले क्वेश्चन पेपर से। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन सब सेम ही होते हैं, बस वही वाली बात है कि उसका फॉर्मेट या उसको लिखने का तरीका जो है अलग होता है। तो यहाँ पर मैंने बीए प्रोग्राम का क्वेश्चन पेपर लिया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो फ्रंट पेज है इसका, और इसका जो है जो सेकंड पेज है वो जहाँ से कि क्वेश्चन जो है वो हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन से देखिए, मैं टिक लगा देती हूँ। और 5th 6th 7th 8th 9th और ये 10। बच्चा आपके 10 ही क्वेश्चन आते हैं, चाहे कोई से भी ईयर के बच्चे हो आप, कोई चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, आपके 10 क्वेश्चन ही आते हैं। और सोल वाले बच्चों के लिए मैं बता देती हूँ, जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं वो 20 मार्क्स के होते हैं, उनको भी 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। बट जो रेगुलर वाले बच्चे होते हैं उनका जो है ईच क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है। ओके, सोल वाले बच्चों का 20 मार्क्स का एंड रेगुलर वाले बच्चों का 15 मार्क्स का। ठीक है, तो हम करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट। आपके अनुसार अभिलेखागारों की क्या विशेषताएं होती हैं, भारत के संदर्भ में विस्तृत कीजिए। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी इस वाले टॉपिक की, और वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो हमारा क्वेश्चन है जो कि हमने पीछे देखा अभी। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, देखिए बच्चा आपको ना कंफ्यूज नहीं होना, मैंने इसके अंदर जो है वो सारे के सारे पॉइंटर्स लिख दिए हैं, और मैं ऑलरेडी इनको डिटेल में बता चुकी हूँ। आप मेरी फर्स्ट वीडियो में जाके वो देख सकते हैं। मैं आपको हल्का हल्का बता देती हूँ कि अपने आंसर को जो है वो किस तरीके से आप सुंदर बना सकते हैं। तो देखिए, आप अपने आंसर में परिचय लिखिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। परिभाषा लिखिए, इसके अंदर सीमा मैंने इसलिए लिखी क्योंकि हमें अभिलेखागारों की सीमा भी लिखनी होती है कि अभिलेख के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, यानी कि सॉफ्ट चीज़ें, हार्ड चीज़ें। ठीक है, मैंने अपनी वीडियो में बता दिया है, आप वीडियो जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अभिलेखन सामग्री, 3rd पॉइंट, यांत्रिक उपकरण तथा उनका महत्व। ठीक है, 5th पॉइंट है हमारा अभिलेख के प्रकार। 6th है समय के अनुसार ऐतिहासिक अभिलेख। 7th है इतिहास में अभिलेखों का महत्व। फिर नेक्स्ट है भारत का अन्य देशों से विशाल इतिहास, अभिलेखों द्वारा प्रमाणित। 9th है अभिलेखों से विदेशी इतिहासकारों तथा अन्य लोगों का आकर्षण। 10th है हमारा शिक्षा के क्षेत्र में अभिलेखागारों की आवश्यकता। और आखिर है हमारा निष्कर्ष। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में अभिलेखागार संस्था की प्रगति की चर्चा कीजिए। ये इस वाले क्वेश्चन को भी मैं डिटेल में करवा चुकी हूँ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है हमारा ये। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है अभिलेखागार का जन्म, देन अभिलेखागार की आरंभिक प्रभावी अधिकारी, जो अभिलेखागार के जो आरंभिक प्रभावी अधिकारी उनके बारे में बताना है। उसके बाद बताना है प्रारंभिक अभिलेखागार का स्थान तथा नाम परिवर्तन। आज़ादी के पश्चात अभिलेखागारों को पढ़ने के लिए उपलब्ध कराया गया। देन संरक्षण संबंधी समस्याओं को देखने के लिए संरक्षण प्रयोगशाला की स्थापना और अभिलेख पालक की स्थापना। अभिलेख पालक जो होते हैं, जो दक्ष कर्मचारी होते हैं, यानी कि जो वहाँ पर जो अभिलेखों की देखभाल करते हैं, उनको अभिलेख पालक कहते हैं। ठीक है, और हमारा फिर है निष्कर्ष। इसकी मैं डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, आप मेरी वीडियो जाके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभिलेखागारों की स्थापना के इतिहास को रेखांकित कीजिए। अपने चुने हुए किसी एक भारतीय संग्रहालय का उदाहरण देते हुए व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हमें लिखना है प्रस्तावना। देन भारत में संग्रहालय की स्थापना एवं विकास, पुरावेशों के संग्रह में पुरातत्व का योगदान, उत्कीर्ण लेख अभिलेख, ताम्र निधियों एवं मुद्राओं का योगदान, आधुनिक इतिहास की घटनाओं का संग्रह, भारतीय संग्रहालय, और फिर निष्कर्ष। डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ, जाके ज़रूर देखिएगा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संग्रहालयों के कार्यों के संदर्भ में उनकी संकलन और प्रलेखन की नीतियों का मूल्यांकन कीजिए। इस वाले क्वेश्चन की जो है मैंने वो वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि संग्रहालय और अभिलेखागारों के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उनकी देखभाल के क्वेश्चन के लेके, तो इसलिए मैंने इस वाले क्वेश्चन की डिटेल वीडियो नहीं बताई। मैं आपको यहीं पे डिफरेंस बता देती हूँ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंदर संग्रहालय के बारे में बता सकते हैं, उनके अंदर किन किन चीज़ों को रखा जाता है ये सब बता सकते हैं, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बड़े भवनों की आवश्यकता। अब देखिए, छोटी सी बात है, अगर हमारे पास किसी भी काल का सामान है, यानी किसी भी काल की वस्तुएं हैं, मान लीजिए मौर्य काल की वस्तुएं हमारे पास सिक्के हैं मौर्य काल के, अगर हम मौर्य काल के सिक्कों को मुगल काल के सिक्के के साथ मिला देते हैं, फिर गलती से भी मिल जाते हैं वो, तो दिक्कत किसको होती है? म्यूजियम्स के जो पालक हैं या फिर जो म्यूजियम के अंदर जो कर्मचारी, उनको दिक्कत होती है, क्योंकि वो भी इतने ज़्यादा हायर लेवल पे एजुकेटेड नहीं होते कि वो देखते ही बता दें कि ये जो सिक्के हैं वो कौन से काल के हैं। इसलिए हमें बड़े भवनों की आवश्यकता होती है, जो कि हम पूरे एक टाइम पीरियड की चीज़ों को एक साथ अलग एक कमरे में संभाल कर रख सकें, ठीक है। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था ये। नेक्स्ट है दक्ष कर्मचारी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें बहुत ज़्यादा ही या तो दक्ष कर्मचारी होने चाहिए, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट जो लोग होते हैं संग्रहालयों के अंदर, म्यूजियम्स के अंदर, वो होने चाहिए। फिर उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसे लोग होने जिनको पता हो कि किस चीज़ को कैसे साफ करना है, कौन सी चीज़ कहाँ रखी जाती है, किस चीज़ को कितनी देर तक लाइट में रखना है, कितनी देर तक लाइट में नहीं रखना, इन चीज़ों से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप जब भी म्यूज़ियम जाएं आप तो कभी भी गौर करिएगा, हर चीज़ को इतने अच्छे से और साफ तरीके से रखा जाता है, शील्ड में ढक के, जिससे कि उसको कोई नुकसान ना हो। और इसकी जो जिम्मेदारी होती है उनके केयर टेकर, यानी कि जो दक्ष कर्मचारी होते हैं वहाँ पर, उनकी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संरक्षण संबंधी संस्था। अब जैसे कि जो संरक्षण संबंधी संस्था है अभिलेखों की और संग्रहालयों की, ये मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ क्वेश्चन के अंदर, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। हमारा फिफ्थ पॉइंट है नाजुक वस्तुओं का विशेष संरक्षण। देखिए, मैंने आपको ऊपर बताया था ना दक्ष कर्मचारी वाले पॉइंट के अंदर, जो हमारी नाजुक चीज़ें होती है उनका जो है वो विशेष संरक्षण करना पड़ता है, यानी कि ध्यान रखना पड़ता है उनका सबसे ज़्यादा। क्यों? अगर मान लीजिए हमारे पास मूर्ति है, अच्छा मान लीजिए हमारे पास कोई हड़प्पा काल की मूर्ति है, ठीक है, कोई भी मूर्ति मान लीजिए आप, नृत्य मूर्ति मान लीजिए, फिर कोई भी, जो वो मूर्ति होगी ना, ज़रूरी तो नहीं है कि सारी मूर्तियाँ जो है वो लोहे की बनी हो या फिर किसी हार्ड मटेरियल की बनी हो। मिट्टी के खिलौने भी मिले थे हमें हड़प्पा सभ्यता से, उन चीज़ों को भी हमें संभाल के रखना होता है। वो चीज़ें ऐसी होती है कि अगर हम उनको तेज़ के अपने हाथों से दबा लें तो भी वो चीज़ें जो है वो टूट सकती हैं, ब्रेक हो सकती हैं, ठीक है। तो हर चीज़ का एक अपना अलग जो है वो शील्ड होती है, एक अलग अपना एक घर होता है छोटा सा संग्रहालय के अंदर, जिनको बहुत कम टाइम के लिए बाहर निकाला जाता है, फिर साफ किया जाता है। मोस्टली क्या होता है, उसको वो ढक के ही रखते हैं ताकि वो चीज़ें जो है वो ख़राब ना हो, ठीक है। तभी बोलते हैं, अगर आप कभी संग्रहालय में गए हो, म्यूजियम में गए हो, तो आपको किसी चीज़ को टच भी नहीं करने देते। तो बच्चा वो इसलिए टच करने नहीं देते बिकॉज वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो हमारी हिस्ट्री है, हमारा इतिहास है, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वस्तुओं का काल विभाजन। अब देखिए, मैं बता चुकी थी ऊपर, इसके अंदर देखिए नेक्स्ट पॉइंटर मैं डाल चुकी हूँ वाला, वस्तुओं का काल विभाजन। यानी कि अगर हम हड़प्पा काल से स्टार्ट करें, ठीक है, अगर हम हड़प्पा काल की बात करें तो हड़प्पा काल का बहुत बड़ा जो है वो मटेरियल हमारे पास उपलब्ध है। ऐसे ही मौर्य काल का, मुगल, दिल्ली सल्तनत, गुप्त और कुषाण, शक, सतवाहन, बहुत सारे राजाओं का, बहुत सारी सल्तनत, बहुत सारी डायनेस्टीज, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का हमारे पास जो है वो मटेरियल है, और उन सबको अलग रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ताकि हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ सके, जान सकें, ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है कि वस्तुओं का काल विभाजन होना बहुत ज़रूरी है। हम हड़प्पा के अंदर मौर्य काल की चीज़ें नहीं मिला सकते, मौर्य काल के अंदर मुगल काल की चीज़ें नहीं मिला सकते, ठीक है। 7 पॉइंट में सफाई संबंधी कारकों के लिए विशेष कर्मचारी। अब देखिए, दक्ष कर्मचारी तो वहाँ होते ही हैं। जो दक्ष कर्मचारी होते हैं, वो क्या पता वो हो सके वो सफाई के लिए भी हो, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो गाइड होते हैं। जैसे कि अगर हम म्यूजियम जाते हैं तो हमें गाइडेंस देते हैं कि जो ये पोर्ट्रेट है या फिर जो ये मूर्ति है, सिक्के हैं, ये इस काल के। एजुकेटेड लोग होते हैं, हमें समझाते हैं कि इन चीज़ों को इसलिए बनाई गई थी, दी गई थी। बट यहाँ पे मैं स्पेशली सफाई की बात कर रही हूँ। सफाई के लिए
अलग से लोगों को रखा जाता है, जिससे कि जो चीज़ें हैं ना उनको एक अलग केयर मिल सके। अगर एक ही बंदा 50 काम करेगा तो शायद उससे कोई गलती हो जाए, इसलिए हर काम के लिए जो है वो चीज़ों को डिवाइड किया हुआ है, लोगों को डिवाइड किया हुआ है कि भाई तुम्हारा काम ये है और तुम्हारा काम ये है। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि जो बड़े बड़े संग्रहालय होते हैं उनके अंदर जो है वो सफाई के लिए अलग से कर्मचारियों को रखा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, सुरक्षा संबंधी अन्य प्रावधान। अब देखिए सुरक्षा के लिए इतने सारे कि सारे प्रावधान होते हैं ना कि मतलब आप बच्चा खुद एक्सपीरियंस ले सकते हैं इसका। आप किसी भी म्यूजियम में जाइएगा, आपको वहाँ फ़ोटो तक क्लिक नहीं करने देते हैं वो, क्योंकि उनका मानना ये होता है जो हमारी फ़ोन की फ्लैश लाइट होती है ना उससे भी चीज़ों को जो है वो नुकसान पहुँच सकता है। अभी कुछ टाइम पहले मैं नेशनल म्यूजियम गई थी तो मैंने देखा था कि वहाँ पर चीज़ों को येलो कलर की लाइटिंग में रखा हुआ था। तो मैंने वहाँ पर एक केयर टेकर से पूछा था कि सर येलो कलर की लाइटिंग में ही क्यों रखा हुआ है इसको। तब उन्होंने मुझे ये समझाया था कि कभी कभी क्या होता है कि जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कीड़े सारे जो है वो लिखी हुई चीज़ों पे भी लगे, वो मूर्तियों पे भी लग सकते हैं। या फिर तो उन्होंने मुझे बताया कि कीड़े होते हैं या फिर जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हार्मफुल जो रेज होती हैं, इन चीज़ों को वो पीला पड़ देती हैं या फिर जंग लग जाता है इन चीज़ों पर। इसलिए ये एक विशेष तरीके की लाइटिंग है जिससे कि इन मूर्तियों को कोई नुकसान नहीं होता। स्पेशली इन चीज़ों के लिए ही ये लाइट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना खर्चा और कितनी सुरक्षा के साथ चीज़ों को रखा जाता है। तो ये है हमारा निष्कर्ष। आगे बढ़ते हैं हमारे 5th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 5th क्वेश्चन है, अभिलेखागार प्रलेखन के कार्य को किस प्रकार सुगम बनाते हैं। यानी कि जो अभिलेखागार है वो प्रलेखन के कार्यों को आसान किस तरीके से बनाते हैं। तो हम देख सकते हैं पहला पॉइंट है प्रस्तावना, जो कि इसमें कि आप अभिलेखागार का जो है वो परिचय दे सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। दक्ष कर्मचारी, मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ आपको दक्ष कर्मचारी की आवश्यकता क्यों होती है। अभिलेखागारों के बाकी क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है उपग्रहों का उपयोग। अच्छा बच्चा यहाँ देखिए, प्रलेखन के अंदर जो आप कंफ्यूज नहीं होना, प्रलेखन का मतलब ये है कि जो रीराइटिंग मान लीजिए या फिर दोबारा से लिखने की जो प्रक्रिया है वो मान लीजिए, या फिर आप ये समझ लीजिए अगर मान लीजिए कोई हड़प्पा का जो चित्र कलात्मक जो लिपि थी या फिर मौर्य काल की कोई भी लिपि थी, चाहे वो प्राकृत हो पाली हो कुछ भी मान लीजिए, तो उन चीज़ों को जो इम्पोर्टेंट दस्तावेज हैं उनको तो रखा जाता ही है संभाल के, साथ ही साथ उनकी फोटोकॉपी या फिर उनका जो है वो जेरोक्स रखा जाता है ताकि वो चीज़ें हमारे पास आखिर तक रहे। तो उसमें से एक उपग्रहों का उपयोग भी, यानी क्लाउड्स, जैसे कि हम स्कैन करके चीज़ों को अपने क्लाउड्स में भेज देते हैं। अब क्लाउड्स मतलब बादल में समझना, उपग्रह यानी कि सैटेलाइट टाइप जो होता है जिसके अंदर हमारा जो डाटा जो है वो सेव रहता है। ओके, तो क्लाउड्स उनको कहते हैं। तो जो हमारी जितनी भी जो बुक्स हैं उनको स्कैन करके क्लाउड्स के अंदर जो है वो भेज दिया जाता है, जिससे कि हमारा डाटा जो है वो सेव रहे। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आपदा या फिर आग लगने की वजह से, बाढ़, जितनी भी जो मतलब जिस चीज़ से नुकसान हो सकता है अभिलेखागार को, उससे हम रिकवर कैसे करें। भाई अगर ये सारा डाटा जो है हमारा जो खराब हो गया, जल गया, उड़ गया, बह गया, तो हमें एक बेस तो चाहिए ना वापस लेने के लिए, हमारे पास प्रूफ तो होना चाहिए ना, इसलिए हम सैटेलाइट के अंदर भेजते हैं क्योंकि सैटेलाइट सबसे सेफ चीज़ है। ओके, देखिए ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा चुकी हूँ। तो अभी आप इतना समझिए और आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको इस क्वेश्चन को डिटेल में बता दूंगी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बड़े भवनों का प्रयोग, बता ही दिया मैंने बड़े भवनों का उपयोग क्यों किया जाता है। अभिलेखागार के लिए मैंने बहुत 3-4 वीडियो और बना रखी है, उसमें से देखिएगा आप। नेक्स्ट पॉइंट है काल विभाजन, जैसे कि पहले अभी पिछले पॉइंट में बताया था काल विभाजन क्यों किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लंबे दस्तावेजों की सुरक्षा, लंबे दस्तावेजों की सुरक्षा, इसके लिए मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, आप उस वीडियो में जाके देखिएगा। उसके बाद है निष्कर्ष। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। संग्रहालयों की वस्तुओं को हानि पहुंचाने वाले प्राकृत व मानवीय कारकों का मूल्यांकन कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आ गया अब, जिसके अंदर हमें ये बताना है कि जो संग्रहालय या फिर अभिलेख भी मान लीजिए दोनों का बराबर ही है, उनसे जो प्राकृतिक कारण है वो किस तरीके से इफेक्ट करते हैं, यानी कि प्राकृतिक या फिर मानवीय कारण कौन से हो सकते हैं जो अभिलेखागार या फिर संग्रहालय को जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर अब संग्रहालय के बारे में बताया गया है, तो अभिलेखागार और संग्रहालय दोनों का सेम ही होगा। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है प्राकृतिक कारण। इसका देखिए बाढ़,
भूकंप और अन्य कारण। बेटा बाढ़ आपको पता ही होगा बच्चा, भूकंप का भी पता होगा किस तरीके से हानि पहुंचा सकते हैं। बाढ़ आएगी सब कुछ बह जाएगा, भूकंप आएगा तो जो चीज़ें होंगी, मूर्तियाँ वगैरह जो होंगी, जो सॉफ्ट चीज़ें होंगी वो टूट जाएंगी, फूट जाएंगी। ठीक है। अन्य कारण के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि तूफान। वैसे तो बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है हमारी, बट फिर भी अगर तूफान से कोई नुकसान हुआ है तो आप वो भी लिख सकते हैं, अन्य कारणों के अंदर आ जाता है ये। अच्छा, उसके बाद है हमारा मानवीय कारण, जिसके अंदर आग। देखिए मानवीय कारण कितने सारे हैं, 7 मानवीय कारण है। आग, आधुनिक उपकरणों से नुकसान। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ़ोन के फ्लैश से, इन सब चीज़ों से भी जो चीज़ों को जो है ना वो हार्म पहुंचता है, हानि पहुंचती है। केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल। अब देखिए सफाई, काफ़ी बार क्या हुआ था स्टार्टिंग में, जब अभिलेखागार की संस्था जो है, अभिलेखागार संस्था जो है उसकी स्थापना की गई थी, अभिलेखागार को बनाया गया था, तो क्या किया था ना, पता नहीं था टेक्नोलॉजी के बारे में कि किन चीज़ों से किस चीज़ को हार्म पहुंच सकता है। तो जो हमारे केमिकल होते हैं उनको बिना टेस्ट किए तो हम देखिए क्या, अब किसी पुरानी चीज़ के ऊपर टेस्ट हम करेंगे नहीं ना, इतनी पुरानी चीज़ के ऊपर जो हमारे 200-400 साल पुरानी है। तो कभी कभी क्या होता है कि गलत चीज़ों के इस्तेमाल से भी चीज़ों को जो है वो नुकसान पहुंच जाता है। ठीक है, तो जो आधुनिक प्रोडक्ट्स हैं, जो केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स हैं, उनके इस्तेमाल से भी चीज़ों को जो है वो नुकसान पहुंच जाता है। 4th पॉइंट है हमारा प्रशिक्षित कर्मचारी की कमी। अब देखिए अगर मान लीजिए प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो अगर चीज़ों किसी भी जो है वो मूर्ति को जो है वो साफ़ कर रहे हैं, उनके हाथ से गिर जाए, या उनको पता ना हो किस कपड़े से, किस मटेरियल से चीज़ों को साफ़ किया जाता है, फिर उनसे तो गलती हो जाएगी ना, और भुगतान किसको होगा, पूरे भारत के इतिहास को। तो इसलिए पहले इनको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है, या फिर एक्सपीरियंस लोग को ही यहाँ पर रखा जाता है। अच्छा, 5th पॉइंट है किसी वस्तु का स्थान परिवर्तन। अब देखिए इस वाले पॉइंट के अंदर बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, पता नहीं क्यों, और सबसे आसान पॉइंट लगता है मुझे ये, किसी वस्तु का स्थान परिवर्तन। अब देखिए अगर आप मान लीजिए कि भारत की कोई मूर्ति, ठीक है, भारत की कोई भी ऐसी कोई भी मूर्ति मान लीजिए, अगर हमें विदेश के अंदर वो चीज़ दिखानी है, ठीक है, तो बहुत कम होता है कि मतलब हम ओरिजिनल चीज़ को ही भेजें, ठीक है, उसकी कॉपी को भेजते हैं हम। बट क्या होता है कभी कभी हमें भेजनी ही पड़ती है रिसर्च के लिए। ठीक है, बहुत रेयर केसेस में होता है, बहुत संभाल के एरोप्लेन के अंदर, जहाज़ के अंदर, शिप जो होते हैं उनके अंदर वो सुरक्षित तरीके से जाती है। बट फिर भी अगर उस चीज़ को नुकसान होता है वहाँ पर ले जाकर, तो भुगतान किसको भुगतना पड़ेगा, पूरे भारत को। तो क्या होता है कि वस्तु का जो स्थान परिवर्तन होता है वो बहुत कम किया जाता है, जिससे कि उनको नुकसान ना हो। तो एक ही मूर्ति की बहुत सारी जो है वो कॉपीज बना दी जाती हैं ताकि दिक्कत ना हो। और जो हमारे जो इतिहासकार होते हैं, जो विदेशी इतिहासकार होते हैं, जो भारत पर रिसर्च करना चाहते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, भाई भारत आओ और फिर रिसर्च करो, हम तो अपनी चीज़ें नहीं देंगे भाई तुम्हें। ठीक है, तो उसके बाद है अन्य कारण। अन्य कारण के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं जिससे कि नुकसान हो सकता है। मानवीय कारण, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा फोटो खींच रहा, फोटो खींचते खींचते वो पीछे हो गया, मूर्ति टूट गई, या फिर गलत लाइटिंग की वजह से, या फिर किसी और रीज़न की वजह से जो है, जो कि मानव से रिलेटेड हो, जो कि चीज़ों को नुकसान करे, वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। मैंने ये वाला पॉइंट इसलिए डाला है क्योंकि बच्चों के मन में और भी पॉइंट्स होंगे, तो वो अपने जो पॉइंट्स है वो ऐड कर सकते हैं इस वाले आंसर के अंदर। उसके बाद है निष्कर्ष। ठीक है, बढ़ते हमारे 7 पॉइंट की तरफ। संग्रहालयों के विभिन्न निवारक संरक्षण के तरीकों पर टिप्पणी कीजिए। देखिए संरक्षण संबंधी निवारक बताने हैं संग्रहालयों के। मैं बता तो रही हूँ आपको, सब कुछ मिलता जुलता है, टॉपिक ही ऐसा है, ये सब कुछ रिलेट करता है एक दूसरे से। प्रस्तावना, संग्रहालयों के बारे में बताएं थोड़े से। बड़े भवनों की आवश्यकता बता चुकी हूँ। दक्ष कर्मचारी बता चुकी हूँ। प्रशिक्षित सफाई कर्मचारी बता चुकी हूँ। ग्लास व प्लास्टिक शील्ड का उपयोग। देखिए इस वाले पॉइंट को जो मैंने ऐड नहीं किया था उसमें, तो मैंने इस वाले पॉइंट में ऐड कर दिया है। आप अभी अब अगर संग्रहालय से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए जिसके अंदर उसकी मरम्मत या फिर सावधानी या फिर संरक्षण के बारे में पूछा जाए, तो ग्लास व प्लास्टिक शील्ड का प्रयोग बता सकते हैं। मैं आपको समझा देती हूँ। अगर मान लीजिए कोई भी मूर्ति है, एक्सप्लेन तो मैं कर चुकी हूँ आपको, बट एक बार फिर बता देती हूँ। तो उसको जो है वो ग्लास की शील्ड में रखा जाता है अंदर, और क्या होता है यहाँ पर छोटी सी लाइट होती है, ठीक है, लाइटिंग की जाती है, जिससे कि वो येलो कलर की लाइट होती है, जिससे कि उस मूर्ति को जो है वो हार्म ना पहुँचे किसी भी तरीके का। और कम से कम जो है ना वो इतने एरिया के अंदर जो है वो लाइट का जो है इफेक्ट रहता है, और बाकी एरिया के अंदर जो है वो डार्क रहता है। और बहुत ज़्यादा गैप के अंदर जो है वो रखी जाती हैं मूर्तियाँ। ठीक है, आप म्यूजियम अगर गए होंगे तो आपने देखा होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विशेष प्रकार की लाइटिंग व उपयोग। देखिए बता चुकी मैं आपको।
संरक्षण संबंधी संस्था, जो कि मैं आपको बता चुकी पहले, और निष्कर्ष। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभिलेखागार दस्तावेजों का संरक्षण व मरम्मत किस प्रकार करते हैं। देखिए, अभिलेखागार, ठीक है, अभी हमने संग्रहालय के बारे में पढ़ा था, अभी हम अभिलेखागार के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो मैं इस वाले क्वेश्चन को जो है वो डिटेल में बता चुकी हूँ, बट मैं आपको पॉइंटर्स बता रही हूँ। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन डिटेल में चाहिए तो मैं आपकी ऑलरेडी इस वाले क्वेश्चन की जो है वो वीडियो बना चुकी हूँ। मैंने इस वाले क्वेश्चन इस पूरे टॉपिक को मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसके अंदर मैंने 6 क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल्ड बनाए हैं। 4 क्वेश्चन जो है मैंने आपको पॉइंटर्स बता दिए, आप उनकी डेफिनेशन खुद लिख सकते हैं क्योंकि बहुत आसान है। तो बच्चा, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं 6, ये 6 के 6 क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से मैंने आंसर लिखवाया, बट आपको फोकस करना है अपनी पढ़ाई के ऊपर। ये नहीं है कि आप खाली इतने मटेरियल पढ़ के जाएं और सोचें कि मैं एग्जाम दे देता हूँ। आप बाहर से ही पढ़िए, अगर आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो ये आपके लिए ही अच्छा होगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए बढ़ती हूँ मैं। प्रस्तावना, बड़े भवनों की आवश्यकता, दक्ष कर्मचारी, धूल के कणों को साफ करना, फ्यूमिगेशन चैम्बर, टिश्यू पेपर की सहायता से टूट फूट को ठीक करना। ठीक है, टिश्यू पेपर की सहायता से टूट फूट को ठीक करना, लंबे दस्तावेजों की सुरक्षा, लेमिनेशन, आधुनिक केमिकल, सैटेलाइट उपग्रहों का उपयोग, संरक्षण संबंधी संस्था, अभिलेख पालक, और लास्ट में आपका आएगा निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष जरूर लिखना। निष्कर्ष मैंने यहाँ पे लिखना भूल गई, तो आप निष्कर्ष लिख देना। ठीक है बच्चा, तो ये मैं डिटेल में बता चुकी हूँ मेरी वीडियो के अंदर, आप देखिएगा ज़रूर। हमारा 9th क्वेश्चन है, क्या संग्रहालय सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में योगदान देते हैं। विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। तो इस वाले क्वेश्चन को भी मैं डिटेल में बता चुकी हूँ, तो मैं आपको खाली मेन पॉइंटर्स बताऊंगी। यहाँ डिटेल में पढ़ने के लिए आप मेरी वीडियो को देखिए। ठीक है, प्रस्तावना, परिभाषा, पुरावेशों के संग्रह में पुरातत्व का योगदान। 4th पॉइंट है पूरा। देखिए बेटा, यहाँ पे पूरा सालों नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा पुरावेशों, पुरावेशों से प्राप्त वस्तुएं। फिर 5th है ताम्र निधियों एवं मुद्राओं का योगदान, मौर्य काल के बाद की मुद्राएं, आधुनिक इतिहास की घटनाओं का संग्रह, इतिहास में संग्रहालयों का महत्व, और निष्कर्ष। ठीक है बेटा, यह आएगा आपका, डिटेल में बता चुकी, वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। अब हमारा लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, आपके अनुसार अभिलेखागारों के वे कौन से आउटरीच कार्यक्रम हैं जो शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। तो डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ, बहुत ही प्यारी वीडियो। ठीक है, प्रस्तावना लिखिएगा, स्वतंत्रता के पश्चात अभिलेखागार को पढ़ने के लिए उपलब्ध कराया गया सेमिनार, विशेष प्रकार के सम्मेलन, प्रदर्शनी करना यानी कि एग्जीबिशन, कार्यक्रम, संगठन, जागरूकता कार्यक्रम, भारतीय इतिहास विशाल तथा अनमोल, एंड देन निष्कर्ष। ठीक है, तो बच्चा, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मैंने आपके लिए ही वीडियो बनाई है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कमेंट करिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। ठीक है, और कोई भी डाउट हो, मैं बार बार इसलिए दोहरा रही हूँ ये वाली चीज़, क्योंकि कोई भी डाउट हो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, या फिर मुझे मेल करिए, मैं आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगी। थैंक यू।